गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में। आप सभी को ज्ञात है जनसंख्या शब्द की उत्पत्ति जो है एक ग्रीक भाषा से हुई है, पॉपुलस, जिसका अर्थ होता है पीपल यानी लोग। जीव विज्ञान के अनुसार आपस में संबंधित एक या कई जाति जीवों के एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समूह को ही हम जनसंख्या, आबादी या समष्टि के नाम से जानते हैं। वीन एडवर्ड नामक वैज्ञानिक 1965 इनके अनुसार जनसंख्या या आबादी एक स्वयं नियंत्रित तंत्र होता है। प्रत्येक आबादी का एक विशिष्ट लक्षण होता है जो उससे संबंधित संपूर्ण समूह का कार्य होता है। इन लक्षणों या कारकों के अंतर्गत जैसे कि आपका जनसंख्या घनत्व है, जन्म दर है, मृत्यु दर है, जैविक विभव है, परिक्षेपण की दर है एवं वृद्धि स्वरूप को सम्मिलित किया गया है। जीव विज्ञान के अनुसार एक अथवा आपस में संबंधित कई जाति के जीवों के एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित जो समूह जो होती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, समष्टि या आबादी कहते हैं। एक दूसरे वैज्ञानिक आए क्लार्क 1954 ने समष्टि के दो प्रकारों के बारे में उन्होंने वर्णन किया गया है। पहला जो है आपका मिश्रित समष्टि होता है और दूसरा जो होता है आपका एक जाति समष्टि के बारे में। मिश्रित समष्टि जो है वह समष्टि होता है जिसमें कई जाति के जीव जो है पाए जाते हैं, जबकि एक जाति समष्टि में केवल एक जाति के जीव जो है पाए जाते हैं। व्यवहारिक रूप से एक जाति समष्टि का होना संभव नहीं है, फिर भी अध्ययन के लिए एक जाति समष्टि शब्द का प्रयोग जो है किया गया है। मानव समष्टि या मानव जनसंख्या का अध्ययन एक जाति समष्टि का ही उदाहरण है। किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समस्त मानव जाति के जीवों के एक साथ मानव समष्टि या मानव जनसंख्या कहते हैं। मानव जनसंख्या या फिर जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन जो है डेस्मोग्राफी कहलाता है, यानी कि जनसंख्या को एक मापने की इकाई है जिसे हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। मानव आबादी की गणना जो है सेंसस के माध्यम से की जाती है, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जो है किया जाता है। मानव का इतिहास लगभग आज से 50 वर्षों से प्राचीन है ना। मानव ही प्रकृति या आवश्यकताओं के अनुसार विचार करने वाला प्राणी है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 8000 BC पूर्ण संपूर्ण विश्व में मानव जनसंख्या जो है ना 5.3 मिलियन आकी गई थी, और जो कि है ना यानी कि 4000 BC तक बढ़ करके 86.5 मिलियन तक हो गई थी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि क्राइस्ट के समय कुल मानव आबादी 133.300 मिलियन थी। इसके बाद क्रमशः यह जो है ना 2012 तक संपूर्ण विश्व की कुल आबादी जो है बढ़ करके 700 मिलियन यानी 7 अरब तक यह जो है पहुंच गई। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में ज्यामितीय वृद्धि होती है, जबकि खाद्य उत्पादन में अंकगणितीय वृद्धि होती है। इस प्रकार से जनसंख्या अध्ययन की जो गणना जो है ना किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी या फिर
डेमोग्राफी जो है कहा जाता है ना। इसके अध्ययन करने की जो तकनीक है उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी जो है कहा जाता था। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख बातें जो है अध्ययन करते हैं, जिसमें से पहला जो आता है आपका जनसंख्या में गिरावट या वृद्धि का अध्ययन करना। दूसरा जो होता है जनसंख्या के वितरण का अध्ययन करना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों के पुरुषों एवं स्त्रियों के अनुपात का अध्ययन करना। तो ये था आपका जनसांख्यिकी की 3 प्रमुख बातों के बारे में। इसके आगे हम देखते हैं भारत में जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि, यानी किस प्रकार से मतलब भारत की जनसंख्या जो है धीरे धीरे जो है बढ़ती गई। विश्व में जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का दूसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल के अनुसार यह विश्व में 7वें स्थान पर है। तो देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या हैं, इनसे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और जनसंख्या रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण, है ना, जिसके कारण से मतलब हमारे जो जनजीवन पर क्या क्या प्रभाव जो है पड़ते हैं। तो सबसे पहला आता है पॉइंट जन्म दर, है ना। आप देखेंगे कि लगातार जन्म दर यानी शिशु दर जो है मतलब बढ़ते जा रहा है, और शिशु दर बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि जो है लगातार होती जा रही है, जिनके कारण से हमें खाद्य सामग्री, आवास है ना, इन सभी चीज़ों का मतलब सामना जो है करना पड़ता है। दूसरा जो है आपका मृत्यु दर में कमी। जन्म दर में जिस प्रकार से मतलब वृद्धि होती जा रही है, उसी प्रकार से क्या हो रहा है आपको मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी आते जा रही है, जिनकी वजह से, है ना, जनसंख्या लगातार क्या होती जा रही है, वृद्धि होते जा रही है, बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है प्रजनन दर का उच्च होना। पेड़ पौधे में, है ना, या फिर कहना चाहिए जो हमारे जो प्रकृति है उनमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव, चाहे मतलब निम्न वर्गीय जीव है चाहे उच्च वर्गीय जीव हैं, उनमें आप देखेंगे कि प्रजनन दर जो है बहुत उच्च होता है। जैसे कि आप जलीय जीव के बारे में अगर अध्ययन करेंगे, मछलियों के बारे में, तो एक बार में ही, है ना, बहुत सारे, है ना, लगभग हजारों की संख्या में मछलियां जो है अंडे देती हैं और उनमें से मतलब संततियों का जन्म होता है ना। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि जन्म दर जो है बहुत ज़्यादा उच्च है ना, जिनसे चाहे जलीय जीव है चाहे स्थानीय जीव है, लगातार उनमें क्या होती रही, वृद्धि जो है होती जा रही है। नेक्स्ट है कम उम्र में विवाह, जिसके कारण से जो युवा वर्ग है ना, उनमें मतलब परिपक्वता जो है कमी हो जाती है, जिनसे मतलब उन्हें बहुत सारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। निम्न सामाजिक स्तर, हमारे समाज में, है ना, बहुत सारी मतलब जागरूकता होने के बावजूद, है ना, या मालूम होते हुए बहुत सारी निम्न सोच के लोग जो है रहते हैं, या रूढ़िवादी जो लोग रहते हैं, जिनके कारण से, है ना, क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जो है सामना करना पड़ता है और इसका सीधा प्रभाव जो है हमारे जनसंख्या वृद्धि पर पड़ता है। नेक्स्ट है निरक्षरता, सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों पर विश्वास करना। बहुत सारे जो लोग जो होते हैं वो अंधविश्वासों पर मतलब विश्वास करते हैं या रूढ़िवादी होते हैं, इनके कारण से भी, है ना, जन्म दर में लगातार क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है और धीरे धीरे, है ना, हमारे जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो बढ़ती ही जा रही है। तो ये थी आपका जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण के बारे में। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से हमें क्या क्या समस्याएं जो है हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण से सबसे पहले और प्रमुख जो समस्या उत्पन्न होता है वो होता है खाद्य सामग्री की।
क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होते जा रही है तो उत्पादन क्षमता में क्या होते जा रही है, कमी होते जा रही है। तो खाद्य संसाधनों में भी धीरे धीरे क्या होते जा रही है, कमी आती जा रही है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के कारण से, है ना, प्राकृतिक जो संसाधन है जैसे खाद्य पदार्थ है, पेट्रोलियम है, या वनों से बहुत सारे हमें खाद्य पदार्थ या फिर हमारे भौतिक संबंधित उपयोगी जो सामग्रियां जो होती हैं वो प्राप्त होती हैं, इनका अत्यधिक जो है दोहन जो है किया जा रहा है, जिसके कारण से मतलब ये समस्याएं जो है मतलब उत्पन्न होती जा रही हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषित होना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन यानी कि जो परिवहन संचार है ना, उनका माध्यम जो है बहुत वृहद हो चुका है, जिसके कारण से हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके साथ साथ वनों की कटाई भी जो है अत्यधिक जो है किया जाता है, जिसके कारण से पर्यावरण जो है धीरे धीरे प्रदूषित होते जा रहा है। नेक्स्ट है बेकारी, दरिद्रता या गरीबी में वृद्धि होना। जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है तो बेरोजगारी में भी क्या होती है, आपका अधिक होने लगता है, जिसके कारण से लोगों में दरिद्रता, गरीबी, है ना, बहुत सारी समस्याएं जो है उत्पन्न होती हैं। जीवन स्तर में गिरावट, मतलब लोग जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण से मतलब उसमें काम की कमी होती है और जिसकी वजह से वे अपने आर्थिक स्तर में सुधार जो है नहीं कर पाते हैं, तो व्यक्ति जो है सामान्य जीवन से एकदम निम्न स्तर में अपना जीवन जो है जीने लगता है। तो इस प्रकार की समस्याएं भी जो है देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ खाद्य संसाधनों का ह्रास, जिसके कारण से जो नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आती है। लोग जो है जनसंख्या वृद्धि तो बढ़ ही रही है, लेकिन है ना अज्ञानतावश या जानबूझकर के लोग क्या करते हैं, जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसका अत्यधिक दोहन करते हैं। इसके कारण से लोग जो अपने नैतिक मूल्यों को भी खोते जा रहे हैं। व्यक्ति के जनजीवन पर प्रभाव, यानी कि जो हमारा जो सामाजिक स्तर है ना, शिक्षित होते हुए भी है ना बहुत सारी ऐसे कार्यों को कर लेते हैं जिनसे मतलब क्या होता है, प्रकृति को नुकसान होता है या स्वयं को नुकसान होता है। यानी कि लोगों का जो सामाजिक स्तर है ना, वो भी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, जिससे लोगों को है ना परोक्ष रूप से है ना बहुत सारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव जो है हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके संदर्भ में पहला जो पॉइंट है, विवाह की आयु बढ़ाकर, है ना, यानी कि हमारा जो भारत जो सरकार है उनके द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो है मतलब लागू किया गया है, जिसके माध्यम से हम जो है अपने जो जनसंख्या वृद्धि जो बढ़ रहा है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कमी ला सकते हैं। तो इसमें विवाह की आयु बढ़ाकर भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं, जिससे मतलब क्या होगा कि शीघ्रता से मतलब संतान उत्पत्ति जो है नहीं होगा और जनसंख्या वृद्धि से हम क्या कर सकते हैं, बचा जा सकता है। नेक्स्ट है जन्म दर को कम करके, जन्म दर को है ना कम करके भी हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना। जैसे कि सरकार के द्वारा है ना नियम लागू किया गया है कि माता पिता जो है एक ही संतान रखे, है ना, और या फिर एक नारा है हम दो हमारे एक, है ना, इसके पूर्व जो था हम दो हमारे दो। तो इस प्रकार की जो नियम जो बनाया गया है उसका लोगों को जो है पालन करना चाहिए, जिससे जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उस पर मतलब कमी जो है आ सके। नेक्स्ट है शिक्षा प्रसार करके, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे मतलब श्रव्य माध्यम हो, चाहे दृश्य माध्यम हो,
टीवी के माध्यम से है या लोक नाट्य के माध्यम से है, हम लोगों को है ना जागरूक करें कि बहुत सारे जो रूढ़िवादी जो मतलब प्रचलित है ना जो वक्तव्य है उनको मतलब क्या कर सकते हैं, उनसे दूर रहें, लोग जो है जागरूक रहें, अपने संतानों को उचित जो है शिक्षा प्रणाली दें। जैसे कि बहुत सारे कुछ प्रचलित जो तथ्य हैं, पुत्र पैदा होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह पूर्वजों के द्वारा मतलब माना गया है। उसी प्रकार से कन्यादान करना एक पुण्य कार्य है। अधिक संतानें परिवार की आय को बढ़ाती है। संतान की देख रेख भगवान करता है ना। तो ऐसी बहुत सारे लोगों के मन में धारणाएं हैं जिनकी वजह से है ना संतान उत्पत्ति यानी कि जन्म दर जो है बहुत अधिक होते जा रहा है। तो ये शिक्षा के माध्यम से लोगों को बताया जाए कि ऐसा नहीं है, और हम इस प्रकार से लोगों को जागरूक करके है ना या गलत फहमियां हैं उसे हम दूर करके हमारे जो भारतवर्ष है उसमें जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। उसी प्रकार से कुछ और यहाँ पर दिए गए पॉइंट, छोटे परिवार के महत्व को बताना। पहले के जो लोग जो रहते थे संयुक्त परिवार में जो है रहना जो है पसंद करते थे है ना, जिसमें मतलब क्या होते थे बहुत संयुक्त परिवार में एक से अधिक जो है लोग रहते हैं ना, एक से कह दिया दो या दो से अधिक लोग जो वहाँ पर रहते थे है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मतलब जनसंख्या वृद्धि जो है बढ़ते जा रहा है, तो इस दृष्टि से है ना छोटे परिवार के महत्व को बताना जो है बहुत आवश्यक है, जिसके कारण से छोटे परिवार रहेगा तो क्या होगा कि हमारा जो आर्थिक स्तर जो है ना वो क्या है हमेशा सामान्य बना रहेगा। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रणाली है ना मतलब जो रोटी कपड़ा में जो मकान जो देना चाहते वो हम अपने संतानों को दे सकते हैं। तो इसलिए छोटे परिवार के महत्व को बताना जो है अति आवश्यक है। नेक्स्ट है परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाना। आम जनता में परिवार नियोजन के साधनों के बारे में जानकारी जो है देनी चाहिए, जिससे सहजता पूर्वक अपनाकर अपने परिवार को नियोजित जो है रख सके। इस प्रकार से है ना क्या कर सकते हैं, लोगों में है ना उत्पन्न जो समस्याएं हैं है ना उनसे हम क्या कर सकते हैं, निपटारा पा सकते हैं। आइए इसके माध्यम से है ना हम लोगों को जागरूक करें है ना, मोटिवेशन करें कि जनसंख्या विस्फोट के है ना दुष्परिणाम हो सकते हैं या हो रहा है ना। इसका मतलब सीधा जो प्रभाव जो है ना क्या होता है, हमारे जो भारतवर्ष में रहने वाले छोटे बड़े शहरों में नगरों में रहने वाले लोगों में है ना मतलब सीधा जो है प्रभाव पड़ता है, और हमारा जो आर्थिक जो जीवन जो रहता है वो अव्यवस्थित हो जाता है। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है और जनसंख्या वृद्धि होने के कारण से बहुत सारी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनसे हम जागरूकता के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, जागरूक करें है ना। और इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हमारा एक अगला एक टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस के बारे में। तो एमनियोसेंटेसिस जो है वह तकनीक होता है जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे है ना शिशु में गुणसूत्री संरचनात्मक अथवा संख्यात्मक असमानताएं जो उत्पन्न होती हैं उसको हम एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से पता कर सकते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, जो आपका गर्भस्थ जो महिला होती है ना, तो गर्भ में शिशु का एक तरल पदार्थ द्वारा जो है क्या होता है, घिरा होता है। तो इस द्रव को क्या बोलते हैं, एमनियोटिक द्रव जो है कहा जाता है। तो इस द्रव में जाइगोट से बनी कुछ कोशिकाएं जो हैं पाई जाती हैं। लगभग 8 से 12 सप्ताह बाद एक सिरिंज की सहायता से जो एमनियोटिक जो द्रव जो होता है ना उनको निकाल लिया जाता है, और इस द्रव के
उचित मतलब खोज के माध्यम से, है ना, क्या कर सकते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, है ना, यदि होने वाली संतति में कुछ विषमताएं हैं या कुछ अनियमितताएं हैं तो उससे मतलब क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त करके हम शिशु को या होने वाले जो शिशु हैं या जो माता हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो एक जो है मतलब आधुनिक युग की एक बहुत अच्छी तकनीक है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो जन्म होने वाले जो बच्चे हैं उनकी विकृतियों को हम गर्भावस्था में पता कर सकते हैं और उनका हम उचित जो है निदान जो है कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक युग में, है ना, इस तकनीक का जो प्रयोग जो है लिंग निर्धारण को पता करने के लिए, यानी कि लड़का है या लड़की, इनको मतलब जानने के लिए लोग जो है प्रयोग करने लगे थे। लेकिन यह जो है गलत है। और जैसे ही पता चलता था कि मतलब कि लड़की है ना, लिंग जो है क्या है, लड़की है, तो उसे गर्भावस्था में नष्ट कर दिया जाता था। तो इस तकनीक को, है ना, दुरुपयोग हो रहा है ऐसा करके मतलब इसको क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया। तो प्रतिबंधित किस स्थिति में किया गया है कि यदि जो होने वाली जो संतति है अगर गर्भावस्था में अगर बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिससे माता को खतरा है, उस अवस्था में ही क्या कर सकते हैं, गर्भपात जो है किया जा सकता है। अन्यथा अगर शिशु जो है अच्छी अवस्था में है या उसमें कुछ अनियमितताएं नहीं है तो ऐसी स्थिति में, है ना, मतलब इसको प्रतिबंधित किया गया है। और इसके द्वारा हम मतलब बच्चे की जो गुणसूत्री जो अनियमितता है उसको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो यह जो तकनीक है बहुत ही अच्छी तकनीक है।